हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। चीन में शंघाई सरबराह कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म का आमना सामना। जंग के बाद दोनों तरफ से टेंशन के खात्मे के लिए कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी शंघाई कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। अहम मुलाकातें हुई। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर ट्रंप का भारत के मुतालिक एक और सख्त ट्वीट आ गया। इस अहम कॉन्फ्रेंस इजलास और दीगर बैनुल अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ। इसके अलावा सैलाब की तबाहकारियां जारी। अब तक 3200 देहात मुतासर, 24 लाख अफराद दरबदर हो गए। रिलीफ कमिश्नर ने खौफनाक तफसीलात जारी कर दी। दूसरी तरफ पंजाब की वजीर इत्तलात भी कालाबाग डैम के मामले पर अली अमीन गंडापुर की हिमायत में सामने आ गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कालाबाग डैम पर अली अमीन के बयान को पार्टी पॉलिसी के बजाय इनकी जाती राय करार दे दिया। इस अहम इशू पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानियों के साथ मिलकर गैर मुल्की भी पाकिस्तान आकर अवाम को साइबर फ्रॉड से लूटने लगे। फोन कॉल्स और कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड करने वाले 255 गैर मुल्की गिरफ्तार। जाली बैंक नुमाइंदे को 8 बार वन टाइम पासवर्ड शेयर करके 14 करोड़ के फ्रॉड का सामना करने वाले ने अपने बैंक नुमाइंदे को क्या कहा। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हुकाम ने दिलचस्प वाकया सुना दिया। ऑनलाइन लोन देने वाले 1800% तक सूद वसूल करते रहे। सेनेट IT कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे आज रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SCO इजलास के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी कामरान, वैसे तो SCO जो है 2001 में इसको फॉर्म किया गया था, उसके बाद से इसके इजलास हुए। इसको एक मुतहद एफर्ट जो है वो माना जाता है अगेंस्ट US सुप्रीमेसी, जो US डोमिनेंस है। लेकिन इस इजलास को ख़ास तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये एक स्पेशल जो है ये 2 रोज़ा इजलास था। ऐसी क्या ख़ास बात है इस दफ़ा? इस इजलास की खास बात ये थी कि वैसे तो जो SCO की अगर आप मेंबरशिप देखें तो 10 इसके मुस्तकिल रुकन हैं। उसके अलावा इनके डायलॉग पार्टनर्स हैं, कुछ ममालिक के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। लेकिन इस दफा जो 2 मीटिंग्स हुई हैं, एक तो ओरिजिनल SCO का सरबराही इजलास हुआ है, फिर दूसरे रोज यानी कि कल SCO प्लस मीटिंग हुई है। और SCO प्लस मीटिंग में अगर आप देखें तो बाकी जो ग्लोबल साउथ या वो ममालिक जो शायद मगरब की पॉलिसियों के साथ इत्तेफाक नहीं करते, उसमें अगर आप बड़े ममालिक के रहनुमाओं को देखें, उसमें तुर्की के सदर की शिरकत थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, या इस तरह से और बहुत से नाम थे, इजिप्ट, जिन मुल्कों के सरबराहों ने इसमें शिरकत की। तो इस एतबार से ये सिर्फ SCO का इजलास नहीं बल्कि वो तमाम ममालिक जो शायद किसी सूरत में मगरब की जो पॉलिसियां हैं उससे खुश नहीं है, तो उनके रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। तो आप एक कह सकते हैं कि जो चीन के सदर प्रेसिडेंट शी हैं वो अपने आप को या एक प्रेजेंट कर रहे हैं एक ऐसे मुतबादल के तौर पर जो इस वक्त मगरब का जो सिस्टम है कि चीन के ऊपर रिलाय किया जा सकता है, और अपनी जो उनकी ग्रोइंग अब इकोनॉमिक राइज है उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं ग्लोबल स्टेज के ऊपर। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। और इसमें जो SCO प्लस मीटिंग में फिर उन्होंने अपना जो 5 नुकाती एक प्रपोजल पेश किया जिसे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का नाम उन्होंने दिया। और अगर वो 5 नुकाती एजेंडा देखें तो बिल्कुल वो बात करता है मल्टीलैटरलिज्म की, वो बात करता है इंक्लूसिव ग्रोथ की, वो बात करता है जो सॉवरेन जो कंट्रीज हैं उनकी जो सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के हवाले से रूल बेस्ड ऑर्डर की वो बात करते हैं। तो वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ममालिक खास करके जो मगरब जो एक प्रोपेगेंडा करता है कि शायद अगर चीन दुनिया की बड़ी ताकत बनेगा तो उससे जो छोटे ममालिक हैं या जो एग्जिस्टिंग रूल बेस्ड ऑर्डर है उसको किसी तरह का खतरा होगा, तो उसको वो डिस्पेल करना चाहते हैं। ये बताएगा, हम पार्टिसिपेशन की जहां बात करते हैं तो यूजुअली जो देखा गया है वो सिविलियन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसको अटेंड करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पहली दफा है कि आर्मी चीफ ने जो है इस समिट को अटेंड किया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अटेंड तो जो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ जो हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हाईएस्ट फोरम है इसका, जिसका ये सरबराही इजलास हुआ था, उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आता है। बट यूजुअली क्योंकि पाकिस्तान में जो हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सेरेमोनियल फिगर है, तो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के केस में जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर जी अटेंड करते हैं, और बाकी क्योंकि वहां पर सदारती निज़ाम है तो उनके सदूर अटेंड करते हैं।
तो उनकी जो प्रेजेंस थी वो ऑफ कोर्स उसकी साइडलाइंस के ऊपर आज हमने देखा कि जो फील्ड मार्शल हैं उस मीटिंग में मौजूद थे जो प्रेसिडेंट शी के साथ हुई, फिर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हुई। तो उसका मेरा ख्याल है उस तरह से कोई डायरेक्ट वो लिंक नहीं था, क्योंकि अदरवाइज भी साइडलाइंस पे मीटिंग होनी थी, तो इस वजह से वहां पर वो मौजूद थे। अच्छा, ओके, ठीक। तो जी बहुत शुक्रिया आपका कामरान। मैं थोड़ा सा, आपने तो वजाहत किया, थोड़ा फिर भी कंफ्यूज हूँ कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक उसके चाइना की ऑफिशियल विजिट पर गए हैं या इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने गए हैं? नहीं, वो चाइना, देखें जो ये विजिट है उसकी साइडलाइंस के ऊपर प्रेसिडेंट शी के साथ क्योंकि मुलाकात तय थी और ये पहले भी पता था कि मुलाकात जब होगी तो उसमें अब ये मेरे ख्याल में एक नॉर्म है कि जो इस तरह की बड़ी मुलाकातें होती हैं तो उसमें आपको जो फील्ड मार्शल हैं वो नजर आते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन मुलाकातों में। और चीन के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है, जिस तरह की स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, तो ये उस मीटिंग में शिरकत के लिए गए थे, नॉट नेसेसरली जो एससीओ का इजलास हुआ उसमें शिरकत के लिए नहीं गए थे। और फिर कल वहां पर आपको पता है कि मिलिट्री तारीख की सबसे बड़ी वहां पर जो चीन है वो मिलिट्री परेड करने जा रहा है, तो उसमें भी उनको शिरकत के लिए दावत दी गई है, तो उसके लिए भी वहां पर गए हैं। मेरा भी ये पॉइंट था कि वो चाइना की इन्विटेशन पे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के शुरा में तो नहीं हो सकते, फिर तो बाकी मुल्कों को भी आर्मी चीफ या इस तरह के होते हैं। अब जैसे हमने देखा था पिछले दिनों वहां पे, मेरा सिंगापुर में कहाँ पे था, इंडियन भी वो आए हुए थे, उनके एयर डिप्टी या उनके एयर चीफ आए हुए थे, तो पाकिस्तान के भी थे, तो आपस में तो नहीं बातचीत हुई। तो मैं समझूं शायद इस तरह का कोई अरेंजमेंट्स हैं इस कॉन्फ्रेंस में, जो आप कह रहे हैं वो इस तरह के नहीं थे। वो पाकिस्तान की डेलीगेशन के साथ उन्हें मुलाकातें जरूर की हैं या वहाँ इन्विटेशन पे गए हैं, सो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, दैट्स द रीजन मैंने आपसे पूछा। जी बिल्कुल, आई थिंक उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत करने के लिए नहीं गए थे, बल्कि जो साइड लाइन्स के ऊपर जो मीटिंग्स होनी थी, जो आज हमने देखा हुई है प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कल जो वहां पर मिलिट्री परेड हो रही है बीजिंग में, उसमें वो शिरकत करेंगे। अच्छा, ये इसको कैसे देखते हैं कि मतलब इंडिया के लिए तो कोई अच्छी वो नहीं होगी ऑफ कोर्स कि दे वोंट बी हैप्पी कि अमेरिकन की परेड होती है, ट्रम्प साहब जो है या उनका पेंटागन जो है वो भी फील्ड मार्शल साहब को वो इन्वाइट करते हैं कि आप आएँ, ये भी गए थे वहाँ पे, या उस पर उनकी वहाँ पे वो थे सरमनी थी, सॉरी मैं उसकी परेड की बात को, परेड में तो नहीं थे ये, वो पेंटागन में जो भी उन्होंने फेयरवेल किया वहाँ पे भी इनवाइट किया गया, पेंटागन ने किया। और इधर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चाइना ने भी किया है। ऑल ऑफ सडन हम पाकिस्तान की मिलिट्री की अमेरिका से लेके चाइना तक इंपॉर्टेंस आप समझते हैं बढ़ गई है इस वार के बाद जो पाकिस्तान इंडिया की हुई थी? आई थिंक दो मुख्तलिफ चीजें, एक तो जो आप सेंटकॉम के जो चीफ थे माइकल ए कुरेला, उनकी फेयरवेल थी, तो उसमें उनको दावत दी गई थी, जनरल आसिम मुनीर वहां पर गए थे और उनके साथ क्योंकि उनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप और कोऑपरेशन रही, तो उसके लिए उन्होंने उनको इनवाइट किया। यहाँ पर दूसरा जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, मतलब मैंने जैसे कहा कि चाइना की तारीख की सबसे बड़ी वहां पर ये मिलिट्री परेड हो रही है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से, एक्सेप्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अलावा दुनिया भर से आपको कल देखेंगे रहनुमा मिलेंगे। और तारीख में ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि रूस के सदर, नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो स्टेज शेयर करेंगे। इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ, और ये तीनों वो लीडर्स हैं जिसका आपको पता है मगरब के साथ ताल्लुकात की इस वक्त क्या नौयत है। दूसरा इसके अंदर ये फैक्टर है, आई थिंक इट इज एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पावर स्ट्रक्चर है, पहले भी था और अभी जो है खुद गवर्नमेंट एडमिट करती है कि बाहर की दुनिया भी जानती है कि असल में यहाँ पर जो अल्टीमेट जो पावर है वो ऑफ कोर्स रेस्ट विद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, और जो की डिसीजन मेकिंग होती है उसमें जो बहुत बड़ी से है वो ऑफ कोर्स मिलिट्री की है, आर्मी चीफ की है। तो इसलिए जब भी इस तरह के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, वो ट्रम्प हों या फिर प्रेसिडेंट शी हों या प्रेसिडेंट पुतिन हों, तो ऑब्वियसली दे वुड लाइक के जो पाकिस्तान में रियल पावर ब्रोकर्स हैं या पावर होल्डर्स हैं, तो उनके साथ अगर मीटिंग होती है तो ऑफ कोर्स दे वुड वेलकम इट। अच्छा कामरान, जो असल चीज़ थी अब तक हमने फॉर्मेलिटीज़ की डिस्कशन की है, वो थी कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो लगता यह है कि अभी तक उसी ही फेज़ में 7 और 8 मई वाली फेज़ में पाकिस्तान और इंडिया खड़े हैं, कोई हेलो हाय नहीं है, कोई एक हैंड शेक तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखना भी नहीं है, एक दूसरे को देख के मुंह मतलब उधर कर लेना है। तो इसका मतलब है उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की, ना उन रशियंस ने की, ना चाइनीज़ ने की, ना बाकी जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं कि चलें आ रहे हैं दोनों, हम कोई डिप्लोमेटिकली रोल प्ले करें और एटलीस्ट इनका हैंड शेक ही करा दें, जिससे इस खिते में शायद जो मेरा ख्याल एस्केलेशन या टेंशन जो है जो मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो इससे तो ये भी लगता है कि फोरम तो जरूर है, लेकिन फोरम के मेंबरान को इसमें भी दिलचस्पी नहीं है कि अगर हमारे दो मेंबरान एक दूसरे से लड़े हुए हैं और जंग लड़ रहे थे और न्यूक्लियर हैं, तो हमें कुछ इनका कोई थोड़ी सी कोई इनकी मुस्कुराहटों का तबादला करवाएं, कोई हाथ हैंड शेक करें, तो फिर इस फोरम का क्या फायदा है? अगर मतलब है कोई ये रोल भी नहीं प्ले करा सकते कि दो लीडरों के दरमियान आगे हैंड शेक ही करवा दें। देखिए, उसमें सबसे बड़ा कसूर तो खुद मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत का अपना है। इनके कोई भी जो बाहर का मुल्क है, जितना भी अगर आपका कॉमन फ्रेंड हो, लेकिन अगर आपकी खुद के डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं, वो एक हद तक कोशिश करेंगे, और उससे ज्यादा तो नहीं कोशिश करेंगे। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि चीन बिल्कुल उसने कोशिश की, अभी भी वो कोशिश करता रहेगा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो टेंशन है वो कम होनी चाहिए, इनके दरमियान जो भी मामलात हैं को बातचीत का आगाज होना चाहिए। लेकिन आई थिंक जो इस वक्त भारत की पोजीशन है, जो भारत को सेटबैक्स मिले हैं, और वहां पर पॉलिटिकली मेरे ख्याल में वो सुसाइडल होगा उनके लिए कि एक तरफ आपसे चंद महीने पहले पाकिस्तान के साथ उनकी जंग हुई, और फिर वो यू टर्न लेते हुए अगर पाकिस्तान के साथ इस तरह को कुछ जेस्चर देते हैं, कुछ बात करते हैं। हालांकि ऑलरेडी वहां पर जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन के हवाले से जिस तरीके से भारत के प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिसी तब्दील की है, ये वही चीन है जिसके बारे में चंद हफ्ते पहले यही जो भारत है, यही इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते थे कि जी इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई की। और आज प्रेसिडेंट शी के साथ वो हैंडशेक भी कर रहे हैं, मुसाफा भी कर रहे हैं, मुस्कुराहटों का तबादला भी कर रहे हैं। तो वहां पर ये सवाल भी हो रहा है, भारत के अंदर भी सवाल हो रहा है कि जी ये क्या पॉलिसी है आपकी, इसलिए क्योंकि अब आपने ट्रंप ने आपको झंडी दिखाई है तो आप भागते भागते आप प्रेसिडेंट शी के पास चले गए हैं। तो क्या प्रेसिडेंट शी ने जो 2020 में गालवान वैली में जो कुछ हुआ उसके हवाले से अपनी पॉलिसी तब्दील की है? क्या पाकिस्तान से उन्होंने अपने ताल्लुकात पर नजरसानी की है? आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है कि भारत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है? तो आई थिंक जो ओवरऑल चीन ने तो कुछ नहीं किया, ट्रंप साहब ने किया मेरा ख्याल है। उसके बाद ही कहा जा रहा है कि भारत को एकदम अगेन चाइना के साथ अपनी आके तल्लुकात ठीक करने की जरूरत पड़ गई है। इस पे तो आते हैं, आप समझते हैं कि उनका रशियंस का बड़ा एक इम्पैक्ट है उन पे, एक इन्फ्लुएंस है इस पे इंडिया पे? हम देख भी रहे थे कैसे पुतिन के साथ मोदी साहब जो है मिल रहे थे। पाकिस्तान पे चाइनीज का इम्पैक्ट है। अगर मतलब रशियन वहां पे उनको कहते और चाइनीज पाकिस्तान को कहते, दोनों ममालिक, मैं तो नहीं समझता कि रशियन को वो इनकार कर पाते या हम चाइना को कह पाते या हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। एटलीस्ट मेरा तो ये मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई है, इतने बड़े फोरम पे इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतनी बड़ी पावर्स हैं, चाइना हो, रशियंस हों, इवन इंडियंस हों, और मुल्क मालिक गए हुए हैं, तो इतनी तो थोड़ी सी एफर्ट बनती थी उनके ब्याह पे जो नहीं की गई। मतलब जितना भी हमारा जिद हो हमारा या उनका अपनी जगह पे, लेकिन इस फोरम को कोशिश तो करनी चाहिए थी। देखिए, इजियर सेड देन डन। 2017 में जब इंडिया पाकिस्तान को एडमिट किया गया था, क्योंकि चीन चाह रहा था कि पाकिस्तान एससीओ का मेंबर बने, रशिया की ख्वाहिश थी कि चले इंडिया भी बने, तो फैसला हुआ कि दोनों को शामिल करते हैं एक ही दफा ताकि कोई इशू ना हो। और उसमें 2017 में जब दोनों मुल्कों को शामिल किया गया तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी उस वक्त कि ये दोनों ममालिक जो अपने आपसी के झगड़े हैं इसकी वजह से एससीओ के प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और उसमें हमने देखा कि कुछ जो मीटिंग्स हैं एससीओ के फोरम्स की साइडलाइंस के ऊपर भी हुई। इनफैक्ट दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया है, इन्होंने ज्वाइंट जो इनकी मिलिट्रीज हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एक ही फोरम के अंदर, एससीओ के फोरम के अंदर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी की अगेंस्ट टेररिज्म। तो मेरा ख्याल है कि बात ठीक है, इन्फ्लुएंस अपनी जगह पे हो, लेकिन लिमिटेशंस भी होती हैं। उसमें आई थिंक जो सबसे बड़ी रुकावट है वो भारत की है। देखें, अकॉर्डिंग टू जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जब सीज फायर हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो उसमें तो इंडिया ने एग्री किया था कि पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे कंट्री में बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत नहीं हुई। अब इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपने आप को समझता है कि हम एक दूसरे प्लेनेट में हैं, पाकिस्तान तो हमारा अब कोई मुकाबला है ही नहीं उनके साथ, हम उनके साथ क्यों बातचीत करें? तो शायद फिर ये बात आपकी ठीक है, तो फिर इतना दबाव नहीं डाल सकते। नहीं, मतलब चाइना के साथ मेरी इंडियन दोस्त है मेरे उनसे भी बात हो रही थी। मैं हमारे ऊपर तो आप बादशाह बड़ी एरोगेंस रखते हैं, हमें तो अपना मुजाहरा समझ के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, भाई हमारा आपका क्या मुकाबला। वो तो खैर 7 मई के बाद सिचुएशन ही बदल गई, पहले तो हम ऐसे ट्रीट करते थे। मैं ये सारी कावड़, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, अपना बड़ा होना, अपना ये क्लाउड, 56 इंच छाती, ये मैं कि चाइना को क्यों नहीं दिखा? चाइना के साथ भी तो आपकी 2020 में लड़ाई हुई थी, अभी भी उन्होंने आपकी कोई रियासतों को पे उन्होंने अपना क्लेम रखा, नाम उन्होंने चाइनीज रख दिए। ये सारा गुस्सा हमारे लिए क्यों है? मैं उधर चाइना के साथ टक्कर क्यों नहीं लगता? वहां तो जाके जफ्फियां और वहां पे ये मुसाफे तो गप्पे शप्पे, तो बल्कि उनकी तो उन्होंने उनके वीजे भी शुरू कर दिए हैं, उनकी उन फ्लाइट्स भी शुरू हो गए, टिकटॉक भी शुरू हो गए। मैं हमारे साथ हर वक्त आपने वो किया होगा नहीं भाई साहब।
तो ये गुस्सा उधर क्यों नहीं करते? मैं हमारे वाला गुस्सा थोड़ा सा रुख उधर भी किया करें। ये मैंने कहा है अपने एक दो दोस्तों को, इंडियंस को। नहीं, बड़ी क्लासिक केस है। देखें, उनके साथ गुस्सा करेंगे, जो आपसे ताकतवर है उससे गुस्सा करके आप दिखाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ट्रंप के केस में भी अगर आप देखें तो मोदी ने डायरेक्टली ट्रंप को कन्फ्रंट नहीं किया, उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उनके खिलाफ इस तरीके का बयान दे, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अमेरिका क्या कुछ कर सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर देसी जुबान में ये बात करें कि आई थिंक इंडिया की बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, जो आप अपने से कमजोर है या जिसको वो कमजोर समझते हैं। पाकिस्तान को वो कमजोर समझते थे, लेकिन मई में उनको पता लग गया कि पाकिस्तान इतना कमजोर तो नहीं है कि आप चढ़ दौड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो जो ताकतवर होता है उसके कदमों में बैठ जाते हैं। तो इंडिया की आई थिंक वो बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर एक कॉम्प्लेक्स का भी शिकार है। शायद अभी दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, ठीक है, उन्होंने बड़ा ग्रो किया है, दुनिया के इंटरेस्ट में भी बहुत लोगों के जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद वक्त से पहले ही अपने आप को अमेरिका से भी और चाइना से भी और रूस से बड़ी ताकत समझना शुरू हो गए थे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ जो उनकी लड़ाई हुई है कुछ उनको बड़ा झटका लगा है। लेकिन शायद अभी भी जो पब्लिकली मोदी साहब उसी अपने जोम में है कि शायद पुतिन और उसके साथ प्रेसिडेंट शी के साथ तस्वीर बनवा लेंगे तो वो बड़े लीडरों में उनका शुमार होगा, बट रियलिटी इज ऑफ कोर्स डिफरेंट। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें डिटेल में बता रहे थे SCO समिट, जो 2 रोज़ा समिट जो है जो जारी थी चाइना में, उस हवाले से। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया है अली अमीन गंडापुर साहब का, और अक्सर जो है वो अपने बयान से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। अभी उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है क्लासा साहब। उन्होंने कहा 2 ऐसी मेजर रुकावटें हैं इस वक्त खान साहब के रास्ते में। पहला ये कि कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क में। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा दूसरा ये है कि जो स्टैंड ऑफ है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और वो खान साहब खुद ही रिजॉल्व कर सकते हैं। और वो रिजॉल्व नहीं होगा। अच्छा, मतलब साफ ज़ाहिर है दोनों साइड से इस तरह की पोजीशन ली हुई है कि वो इशू मुझे तो रिजॉल्व हो तो नहीं लग रहा। और उनकी बेबसी भी, ये पहली दफ़ा उन्होंने बयान दिया वैसे 2 सालों में, 2 साल हो गए खान साहब को। अली अमीन गंडापुर साहब ने दूसरे लफ्ज़ों में अपने हाथ खड़े कर दिए कि साढ़े दिन रहना, जागते रहना, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, या मैं इस मामले में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, या माजी में अगर मैंने कोशिशें की भी हैं तो अब उन्होंने बता दिया है कि जनाब के इट्स बिटवीन खान साहब और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है। वो जाने और वो रहते हैं जो अगले मांगते हैं। अगर सपोजली कोई इस्टेब्लिशमेंट उनसे मांगती है कि हम आपको अगर आज़ादी दें या रिहा करें या केसेस ख़त्म करें, दोबारा नॉर्मलाइज हम चीज़ें करें, तो मतलब हम अगर आपको ये देंगे तो उसके बदले आप हमें क्या, तो टर्म में कंडीशन होती है ना। जब आप मुज़ाकरात में बैठे, विन विन सिचुएशन होती है। कोई एक बंदा जो है 100% तो वो नहीं ले सकता मुज़ाकरात में, तो ना दूसरी पार्टी ले सकते हो। कहीं ना कहीं पे आपको अपनी पोजीशनिंग जो है वो पीछे करनी पड़ती है। अब खान साहब कहते हैं, वो कहते हैं जी आप माफ़ी मांगे, वहां से एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि आप माफी मांगे, खान साहब कहते हैं आप माफी मांगे, और दोनों अपनी बात पर डटे खड़े हैं। दोनों के पास अपने अपने रीजनिंग हैं, लॉजिक हैं। एस्टेब्लिशमेंट को सुने तो वो सच्ची लगती है, खान साहब को सुने तो वो सच्चे लगते हैं, और सारे झूठे हम लगते हैं, अवाम लगती है। मतलब दोनों को देखे ना, उनकी पोजीशनिंग देखे भाई। अब ये वो मामलात थे, अब हम दोनों अब इश्यूज को देख सकते हैं। एक साइड पे ये था कि फौज ये समझती है कि हम पे अटैक हुआ है, हमारी शोहदा की यादगारों पे हुआ है, कोर कमांडर पे हुआ है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुआ है, जहाज़ों पे, सब चीज़ों पे हुआ है। आज तक कभी किसी जमात ने नहीं किया था, इन लोगों ने किया है। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगे कि हमने भी तो अपनी कंस्टिट्यूंसी को कोई दिखाना, 6-7 लाख की हमारे भी तो आर्मी, हमारे भी कोर हैं, हमारे भी लोग हैं। वो पूछेंगे फिर जनरल साहब आपने क्या लिया है? अगर उन्होंने हमले भी किया, आपने छोड़ भी दिया, और वो चले भी गए, वो दोबारा सियासत में एंटर भी हो गए, और आपने कुछ नहीं किया। और आप अच्छा, फौज में चीज़ों का बड़ा रिएक्शन होता है, वो अपने चीफ को आके कमज़ोर समझना शुरू कर देते हैं। ये उनके साथ हुआ था। ये जहांगीर, ये करामत साहब जो थे, उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब को ऑफर की थी ना, नवाज शरीफ साहब ने उनको बुला के उनको थोड़ा सा किया, जब आपने क्या कहे थे जनरल साहब फलां किया, ये कि उन्होंने ऑफर कर दी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, ठीक है दे दें, और इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उस पर फौज में बड़ा रिएक्शन आया कि आप तो बड़े कमजोर जनरल हैं। सियासतदानों के आगे वो अपने आप को वो नहीं करना चाहते कि हम कमजोर लगे, कि हम हमारे पॉलिटिशियन जो हैं तो वो नाउ दे आर द बॉस एंड दे आर कॉलिंग द शॉट्स। वो एस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहती। तो एक दो आए जिन्होंने आके उनके सुप्रीमेसी अगर मानी, तो उन्होंने कोई निकनेम रख दिया। मैं नहीं कहना चाहता जहांगीर करामत के वाले निकनेम पड़ गए थे जनाब, क्योंकि कितने कमजोर हैं। उसका रिएक्शन क्या हुआ कि जब जनरल मुशर्रफ वाला उन्होंने सैकिंग की, तो फौज पहले से तैयार बैठी थी कि जनाब हम तो नहीं करेंगे, दूसरी दफा अपने चीफ को हम नहीं होने देंगे। उनको ये मसला, अगर आपको ये
याद हो डॉन लीक्स पे जब ये जनाब बाजवा साहब आए थे, इन्होंने वो अपना ट्वीट वापस करवाया था, आपको याद हो जो ट्वीट किया गया था पहले, इससे डॉन लीक्स पे रिजेक्टेड वाला था कि हम रिपोर्ट को रिजेक्ट करते नवाज शरीफ साहब पे। उस वक्त आसिफ गफूर साहब ने किया था कि दिस रिपोर्ट इज रिजेक्टेड। नवाज शरीफ दौर में डॉन लीक्स पे जो इंक्वायरी हुई थी, जनाब बाजवा साहब ने वापस करवाई थी, वो बकायदा वो किया गया, मादरत भी हुई थी। जब क्वेटा गए थे तो वहां पर उनको बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ गया था ऑफिसर की तरफ से, ये आपने क्या किया है। फौज तो ये समझती है आपको कि वो चीफ लगाया उन्होंने, आप उसके बदले में उनको रहते दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब कंपनी को, तो उस पे उनको रिएक्शन का सामना करना पड़ा। अब ये भी वही वाला मसला है कि अगर वो ये दिखाते हैं तो फिर आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आवाजें उठेंगे कि सर ये देखें हम पे अटैक्स हुआ और आपने वो सुलह सफाई कर ली। दूसरी तरफ खान साहब का क्या होगा, भाई साहब मैं पॉपुलर लीडर हूँ, मेरे पीछे लाखों लोग हैं, मैं वोट लेकर आया हूँ, मैं मतलब आई एम द मोस्ट एक सेलिब्रेटेड एक पर्सन हूँ, लोगों का नुमाइंदा हूँ, ठीक है जेल में पड़ा हूँ, मैं माफी मांग लूँ तो मेरे वाले क्या कहेंगे कि खान डर गया है, तो खान ने देख माफी मांग ली। इमेज प्रॉब्लम है दोनों साइड पे, इमेज प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है, और दोनों साइड्स अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हाथों हॉस्टेज हैं। अगर वो आर्मी चीफ जो है वो अगर अपनी आर्मी को पीछे देखते हैं कि इनको मैंने जवाब देना है, 6-7 लाख की आर्मी है, उनको मैंने जवाब दे हूं उनका, अगेन हो सकता है कि वो इन चीजों को ठीक करना चाहते हो, सेटल करना चाहते हो आर्मी चीफ हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको क्या जवाब देंगे कि मैंने क्या लिया है मुज़ाकरात में। अच्छा सेम कोर्स फॉर इमरान खान साहब, वो तो मुश्किल में ज्यादा है, खान साहब तो ज्यादा मुश्किल में है। वो देखते हैं अगर अपनी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं सॉरी कहता हूं तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी भाग जाएगी, कहता छठो खान साहब ये तो तुझे वो ही कम किए थे, तुझे अगर माफी मांगनी थी तो 2 साल पहले मांग लेते, तो फिर हमारे जैसे भी कहेंगे वो टांड। सो खान साहब भी अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी के वो हॉस्टेज हो गए हैं, कैदी हो गए, वो भी अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी के आगे वो बैठे हुए हैं। क्विकली मुझे ये भी बताएगा कि अली अमीन की पोजीशन को आप यहाँ कैसे देख रहे हैं। उनके लिए तो कहा जा रहा था कि जो है वो कोई ना कोई वो इसीलिए है कि वो कोई ना कोई ब्रेक थ्रू करा देंगे, उनकी सीएमशिप कहीं नहीं जाने वाली, वही तो एक ब्रिज है, वही शायद कोई दरवाजे खोलेंगे। आज वो कहते हैं आई हैव नो अथॉरिटी। उन बेचारे की कौन सुनता है, मतलब मैं तो हमेशा सिंपैथाइज करता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, कौन सुन, खान साहब सुनते हैं उनकी। खान साहब ने उल्टा उन पर ये इल्जाम लगा दिया था कि मेरी बेगम साहब बुशरा साहब को जेल आपने भिजवाया है, जिस पे ये इल्जाम लग जाएगा आपने मेरी बेगम को जेल भिजवाया, तो खान साहब उनके सुनेंगे? आपका ख्याल है नहीं, उसके बाद आपका ख्याल है फिर इनको कोशिश करनी चाहिए कि खान साहब बाहर आ जाए जनाब। या पहले वो बुशरा साहब के बारे में कहते अपनी जमानत गारंटी पे बाहर ले आए थे, बुशरा साहब ने जो उनका बाद में हशर किया और उन पे जो बातचीत हुई थी उसके बाद वो भी दिल उनका टूटा। तो सेम उनकी आर्मी पे कौन सी चलती है, आर्मी चीफ को कहे नहीं सर जी मेरे पास को छोड़ दो, हाँ क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब आप बड़े अच्छे बंदे में छोड़ दे, वो बेचारे की दोनों साइड्स पे नहीं चलती, वो कहते हैं ना उसमें वो क्रश हो गए हैं। तो बस अब उन्होंने कह दिया है कि आई हैव नो अथॉरिटी ओवर दिस, ये आपस में खुद मसला है। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये हकीकत बता दी, अब गालियां भी खा रहे हैं लोगों से। वो मैं ट्विटर सोशल मीडिया पे उनके पीछे पड़ गया कि जनाब की जैसे उनके पास चाबी थी, उनके खान साहब के सेल की चाबी थी, अली अमीन गंडापुर साहब ने चाबी क्यों नहीं लगी, पूरी को पीटीआई उनसे भी नाराज हो गया, उनका क्राउड भी नाराज हो गया, भाई मेरे क्या करे वो सारा, एक तरफ खान है दूसरी तरफ फौज का कप्तान है, तो आप इन चीजों को कैसे हैंडल करें वो। ठीक है नाज़रीन, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम स्टोरी है वो डिस्कस करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सेनेट आईटी कमेटी का इजलास था और क्लासा साहब वहाँ पे मौजूद थे। बड़ी बड़ी इंकशाफात जो हैं वो वहाँ पे हुए। वैसे तो दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन और फोन कॉल्स फ्रॉड जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लेकिन इस इजलास में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने भी कोई बड़े बड़े राजों से जो है वो पर्दा उठाया है और कुछ बड़े ऐसे फ्रॉड्स हैं जिनको पॉइंट आउट किया है, जिसमें लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया गया है। अब तो इसमें कहा जा रहा है कि गैर मुल्की जो हैं उन्होंने भी पाकिस्तान आकर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर लूटना शुरू कर दिया है। इसकी क्या तफसीलात है ये हम क्लासा साहब से जानेंगे, सिंस ही वाज देयर। क्लासा साहब, आप इस कमेटी इजलास में मौजूद थे, क्या डिटेल्स हैं? जी, आजकल सुबह सवेरे उठ के जाता हूँ मैं और मेरे साथ इमरान मगराना साहब होते हैं, रिपोर्टर हमारे, वेरी शानदार रिपोर्टर, हम दोनों कवर करते हैं। तो आज उसमें मजे की चीजें हुई ना 2-3 है, जैसे आपने अभी अपने उसमें इंट्रो में कहा ना कि चले यहाँ लोकल लोग तो लूट ही रहे थे ना हमें, ऊपर से टॉप से लेके बॉटम, जिसका हमने एक दूसरे की जेबों में हाथ डालो। अवाम भी शामिल है, अवाम इतनी मासूम नहीं है, तो लेकिन इनसे बड़े बड़े वारदाते आ जाते हैं। अब उन्हें दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानियां जो हैं इनके पास बड़ा पैसा भी है और इनको बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। तो पहले लोकली तौर पर फ्रॉड होते थे, अब दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और दुनिया के ये मुख्तलिफ मुल्कों से पाकिस्तान का वीजा लेके यहाँ पे अपने कॉल सेंटर वो सेटअप करके उन्होंने लूटा है और लूटते जा रहे हैं और 259 गिरफ्तार हुए हैं। अब जो गिरफ्तार नहीं हुए उनका कोई पता नहीं। 259 ये जो लोग हैं तो कुछ श्रीलंकन हैं, नेपालीज हैं, इसमें अफ्रीकन हैं, और मेरा ख्याल है वो जो पिछले दिन हमने वो कॉल सेंटर से कोई पकड़े गए थे फैसलाबाद के करीब, उसमें चाइनीज भी थे अगर आपको याद हो।
आप पूरी दुनिया को पता चल गया कि अगर पैसा बनाना है तो पाकिस्तान में आके बनाना है। सो वो लोग आए हैं, इनको कोई वीजे दिए गए होंगे, लोकल लोगों ने स्पॉन्सरशिप की होगी, इसके बगैर तो वीजे नहीं मिल रहे। वैसे उनसे भी पूछने चाहिए जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं बाहर बैठे हैं, जिन्होंने इनको वीजे दिए हैं और आए हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से, अफ्रीका से, दीगर मुल्कों से, कि भाई साहब आपने इनको वीजे दिए जो पाकिस्तान में आके पकड़े गए हैं और फ्रॉड करने में पकड़े गए, आपने किन बुनियादों पर, किन डॉक्यूमेंट्स, हमें तो अपॉइंटमेंट ही कोई नहीं देता वहां पे फॉरेन एम्बेसी वाले, इन्होंने वीजे दे दिए, चलो दे दिए, हमारे मुल्क में आना चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस? जिन लोकल लोगों को जरिए वो आए हो, कुछ स्पॉन्सरशिप लेटर होगा ना, उनको भी पकड़ा, उन पे कार्रवाई हुई। जो पूछना चाहिए था मेरा सेनेट कमेटी के मेंबरान को, पलूशा खान साहब जो है इसकी चेयरमैन है, अगर चेयरपर्सन है इसमें, उसमें अनुशा रहमान साहब हैं, उसमें डॉक्टर हुमायूं, ये मेमन साहब हैं, फिर उसके डॉक्टर ये अफनान उल्लाह साहब हैं, फिर हमने देखा उसमें भुट्टू साहब हैं एक, और भी कुछ सैफुल्लाह नियाजी साहब हैं, बड़े समझदार लोग हैं जो वहां पे बैठे होते हैं। अब इसमें तो उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है इसकी नेशनल क्राइम एजेंसी के जो उसके डीजी है, नई एजेंसी बनी है, उसके वकारुद्दीन सैयद साहब हैं, उनके साथ टीम के एक और आजाद साहब भी हैं। अब ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं जो पहले FIA का साइबर विंग चलाते हैं, सो दे आर देयर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी आज वकारुद्दीन सैयद साहब ने भी, आजाद साहब ने भी, और बड़ा तफसील से बताया, जिससे एक आई ओपनिंग आपको आता है ना, मतलब आपके लिए एक शॉकिंग चीज होती है। तफसील से बताया गया कि पाकिस्तानी लूट कैसे रहे हैं और विलिंगली लूट रहे हैं। मतलब मुझे हैरान है, बड़े बड़े काबिल लोग, बड़े बड़े समझदार, जो बड़े सियाणे हैं, वैसे सियाणे हैं, 1 रुपया किसी को इधर उधर नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें हाथ मतलब चौकन्ने हो जाते हैं कि हमारे साथ कोई हाथ ना हो जाए। लेकिन इस मामले में जिस तरीके की हरकतें हुई हैं, मैं सुन के हैरान हुआ हूं। एक बंदे का 14 करोड़ रुपया उन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड किया। अब उसकी कहानी सुन ले, मजे की है। वो करते क्या है कि कोई चीज फ्रॉड नहीं हो सकती जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन उस हैकर को नहीं देते, कोड, पासवर्ड, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन। और भी आपको फोन कॉल आ जाएगी, HSC से आ जाएगी जी, आपकी डिग्री जो है ना वो होने वाली, वेरीफाई करवाएं, आपका बैंक अकाउंट जी, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया जी, उसको बताएं, वेरीफाई करें। बंदा उसको यकदम लगता है। तो इस तरह की चीजें करके वो आपको खुद, आप उसको कोड देते हैं, वो कोड एक भेजते हैं आपको। उन्होंने कहा है आज जो आजाद साहब ने, उन्होंने कहा किसी ने आपके यहाँ पे गन पॉइंट रखी हुई है, कोड मांग रहे तो वो दे दें, जान बचाएं। लेकिन इसके अलावा कोई फोन पे आपको धमकियां दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, कुछ करने को, आपने कोड अपना नहीं देना। जितने लोग लूटते हैं, व्हाट्सएप हैक होता है, आपकी इंफॉर्मेशन हैक होती है, बैंक हैक होते हैं, पैसे निकलते हैं, ये सारे के सारे आपके इसको जो कहते हैं OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड, जो सबको आता है, वो आपने बंदे को नहीं देना। वो बेशक आपको कहे मैं FIA से बात कर रहा हूँ, पुलिस से कर रहा हूँ, सीक्रेट एजेंसी से कर रहा हूँ, मैं बम मार दूंगा, तोप चला दूंगा, आपके घर पे ड्रोन भेज दूंगा, कुछ भी कह दे, आपने नहीं करना। और सब लोगों ने किया है। उसकी मिसाल उन्होंने बताया कि 14 करोड़ रुपया का वाकया उन्होंने। अच्छा, ये पूछा सेनेटर से, 14 करोड़ एक टाइम पे कैसे निकल गए? उन्होंने कहा जनाब वो एक टाइम पे नहीं निकले, उन्होंने बार बार उसको, उसकी लिमिट होती है ना हर एक की, आपकी अकाउंट की चीज, उन्होंने 8 दफा उसको वो भेजा है। उन्होंने वन टाइम पासवर्ड जो है 8 दफा, और उस शेयर के बच्चे ने 8 दफा उनको बताया है, वो शेयर कर लिया, क्योंकि आपके मोबाइल पे आता है। ये जहन में रखें, आपका जो बैंक के साथ है या किसी के साथ है, मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है, आपको OTP जो है मोबाइल पे आता है आपको, सो वो उसी मोबाइल पे वो भेजते हैं आपको, उनके पास डाटा है मोबाइल वगैरह का, जो डाटा चोरी हुआ है तो वो आपको भेजे। उन्होंने 14 दफा, सॉरी 8 दफा भेजा, और 8 दफा उन्होंने पैसे निकलवाते गए। बैंक वाले मशकूक हो गए, यार ये ट्रांजैक्शन हो रही है, समथिंग इज कुकिंग अप। उन्होंने फोन किया उस बंदे को। अच्छा ये तो वो मैसेजिंग आ रहे थे, उन्होंने कॉल की उनको, उन्होंने कहा भाई साहब आप लूट रहे हैं ये, नहीं डोंट वरी, ये मैं दूसरी साइड पे बैंक वाले हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, बैंक वाले कर रहे हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश की, हजूर ये बैंक वाले नहीं है। फिर उसने कहा नहीं आप रहने दे, आप मुझे फ्रॉडी लगते हैं, ये ठीक है, ये दूसरे वाला जो है। बैंक वालों ने कोशिश की उसको बचाने की। ये आपका लेवल ऑफ स्टूपिडिटी बता रहा हूँ कि आप हमारे अंदर मतलब आमकाना क्या, 14 करोड़ चले गए। हाँ जी, आपको जितना दुख हो रहा है उसको उसकी बेवकूफी देके जिसने उसको नंबर दिए हैं कि OTP ऐसे व्हाट्सएप के साथ हो रहा है। अच्छा, आपका 12 घंटे में व्हाट्सएप जो है वो दोबारा आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं, 12 घंटे लगते हैं। अच्छा, इतनी देर में आपको रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को पैसे मांग चुके होते, 2-4 वहां पे मुर्गे उनको मिल जाते हैं, मैसेजेस तो आ जाते हैं ना, और लोग अक्सर दे देते हैं। और स्पेशली जो लोग बाहर जाते हैं ना, स्टेटस लगाते हैं फेसबुक पे, गोइंग फलां एयरपोर्ट से टिकट जी, उनका ज्यादा होता है फौरी तौर पर। एक तो उनके फेसबुक पे वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, उनका फेक उनका अकाउंट बन जाता है। लोगों को पता होता है ये बाहर जा रहा है, उन्हें ये होता है कि बाहर से कहते हैं मेरे पास पैसे खत्म हो गए, चोरी हो गए, किराया नहीं है, मैं लूट गया हूं, मेरी जेब काट गई है, तो लोग वो मान लेते हैं, उन्होंने वहां से लूटते हैं। तो आज जो ब्रीफिंग उन्होंने बताई है, मजे की चीज है, इसमें 200 मतलब 259 जो है वो है जनाब, आप टोटल 507 लोग गिरफ्तार हुए इन्हीं फ्रॉड्स में। उसमें 259 जो है वो पाकिस्तानी है, सॉरी गैर मुल्की है, 255 जो है पाकिस्तानी है। गैर मुल्की हमारे पाकिस्तानियों से आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने ज्यादा लूटा है। और फिर इसमें जो उन्होंने मजे की बात की, नेशनल
ये साइबर क्राइम एजेंसी ने कहा है कि इसमें 63 इसमें गैर कानूनी कॉल सेंटर थे, 4 करोड़ रुपए की इन्होंने आकर रिकवरीज की हैं इन्होंने। और इसके बाद जो रिटायर्ड और बूढ़े लोग जो है ना वो ज्यादा विक्टिम है, नौजवान जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, पेंशन वाले लोग हैं वो उनके टारगेट पे होते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि चलो थोड़ी पेंशन, तनख्वाह एकदम आपकी अगर 1.5 लाख तनख्वाह थी तो पेंशन आपकी 70-80 पे आ गई, उन्हें लगता है यार हम इसको कवर अप कर लें, जो उनको 3-4 करोड़ रुपया मिलता है इस ग्रेजुएटी का, उठा के वो कोई ना उनको पता होता है, वो पहले से शुरू हो जाते हैं कि इसने महीने 2 महीने बाद रिटायर होना है, वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको ख्याल करना चाहिए, बूढ़ों को करना चाहिए। नौजवानों को ये होता है कि डबल शॉट टाइप है, पैसे ले अभी बनाए जनाब, पहले शुरू में वो आपको प्रॉफिट देते रहेंगे और बाद में फिर उसके बाद आप जिस तरह घेरते हैं उसकी उन्होंने वहां पर डिटेल बताई है। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग, उन्होंने जो बताया कंपनीज का बताया। अच्छा, इसके बाद जो मेन एक और उसमें चीज थी मजे की, ये तो मैंने आपको उसका जल्दी से बता देगा साइबर क्राइम कैसे हो रहा है, हालांकि बड़ी लंबी डिटेल हो इनकी बेवकूफियों पे। वैसे काम बड़ी शानी है, इन पे सियासत पे बात कर रहा है, किसी जर्नलिस्ट का पूछ लें, किसी वीलॉगर का पूछ लें, इतने सियाने होंगे ना, उस मामले में बड़े चौकन्ने हैं ये। लेकिन इस मामले में चौकन्ने से ना मुझे एक छोटा सा लतीफा याद है कि हमारे देहातों का एक बंदा ना गया मेले पे गया, तो वापस आया तो किसी ने पूछा उससे, सुनाओ मेले का क्या बना, कि बुजुर्ग टाइप थे मेरी तरह की, उन्होंने कहा मेले पे क्या बनना था, मैं मेले पे गया, वो अच्छा हमारी देहातों में जलेबियां खाने जाते हैं, मेले की जो मेन अट्रैक्शन होती है वो जलेबी होती है, हाईलाइट ऑफ द डे के जलेबियां खानी है वहां पे। मुझे खुद बड़ी पसंद है लेकिन आजकल मैंने छोड़ी हुई है और मेरा बड़ा मतलब मैं तंग होता हूँ मैं। खैर वो मेले पे गया जनाब, तो उसने को आया तो पूछा उन्होंने क्या बना मेले का, कोई हाल हवाल सुना। उसने कहा क्या हाल हवाल सुना, मेले पे मेरा दिल क्या जलेबियां खाऊं। मैंने जो ही जेब में हाथ डाला पता चला मेरी जेब कट गई और साथ ही में चौकन्ना हो गया। मैंने जेब में हाथ डाला तो पता चला मेरी जेब कट गई और साथ में चौकन्ना हो गया। वो भाई जेब कटने से पहले चौकन्ना होना तो कटने के बाद चौकन्ना हो रहा है। तो मुझे ना वो लतीफा याद आ रहा था कमेटी मीटिंग में सारी सुनते हुए कि कैसे लोगों ने फ्रॉड किए हैं और फ्रॉड होते गए हैं। 259 बहर से लोगों ने आके लूट लिया यार इस कौम को। वैसे इतने समझदार है, ये खरबूज तरबूज भी सूंघ के लेते हैं, उसको भी सूंघेंगे कि मीठा जो खुशबू है या नहीं है। यहाँ पे करोड़ रुपया, मुझे रोना भी आ रहा है हंसनी भी आ रही है। यहाँ जिस तरीके का उन्होंने बताया सैयद वकारुद्दीन साहब ने और उसके बाद तो मुझे मतलब समझ नहीं आती, रोया जाए हंसा जाए कि जो कौम खरबूजा और तरबूज भी उसको पहले उसको ये करेंगे। नहीं वो कहते हैं चेक कराओ पहले ताकि वो गलत ना निकल आए। नहीं चेक को छोड़े पहले कान के करीब ला के ना ये जो हिंदवाने हम जिनको कहते हैं तरबूज, उनकी आवाज सुनते हैं कि ठीक है अच्छा खरबूजे की वो खुशबू सुनते हैं। इतनी समझदार कौम है बादशाह के, मतलब खरबूज तरबूज पे भी ट्रस्ट नहीं करती। यहाँ पे उन्होंने करोड़ों रुपए लुटवा दिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल हम पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानियों को लूटना इतना आसान काम है। लालच के बाहर वाले भी वीजा ले लेके आ रहे हैं लूटने के लिए। मतलब 260 बंदा पकड़ा गया, गैर मुल्की है जनाब, गैर मुल्की है, वो लूट लिया उन्होंने। अच्छा उनसे पूछा गैर मुल्की को क्या इंटरेस्ट है, उन्होंने कहा वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। नहीं उनके पास टेक्नोलॉजी टूल्स होते हैं जो खुद बैठ के ऑपरेट करते हैं, जिनके जरिए फंसाया जाता है, सारों को ट्रेन करते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है। इसी पॉइंट पे नाजरीन आज का शो खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी।